इंडिया गेट पर बोस की जगह गांधी क्यों नहीं? नई दिल्ली में एक नया स्वतंत्रता स्मारक बनना चाहिए जहां सबसे बड़ी प्रतिमा महात्मा गांधी की हो। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेताजी की प्रतिमा वहां खड़ी है जहां कभी जॉर्ज पंचम की थी। हालांकि मैं इस बदलाव से खुश नहीं। मैं हमेशा से चाहता था कि वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लगे, जो कभी नहीं हो सका। वैसे यहाँ बीजेपी को क्रेडिट देना होगा, वो माहौल बनाने में माहिर है। उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को कमतर कर दिया और उस दौर के एकमात्र शीर्ष गैर कांग्रेसी नेता सुभाष चंद्र बोस को उभारा। चलिए ठीक है, हमारे पास नेताजी की प्रतिमा है, लेकिन आइए गांधी जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगा देते हैं। नेशनल स्टेडियम और बोस की प्रतिमा के बीच में बहुत खाली जगह है। राहुल गांधी और दूसरी पार्टियों को उस जगह एक स्वतंत्रता स्मारक बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इस स्मारक में गांधी जी की एक विशाल प्रतिमा होनी चाहिए जो स्वतंत्रता आंदोलन के उनके विशाल नेतृत्व का प्रतीक हो। इसके चारों ओर दूसरे राज्यों के उन स्वतंत्रता सेनानियों की छोटी छोटी प्रतिमाएं होनी चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। इससे आने वाली पीढ़ी को ये भी पता चलेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन कितना व्यापक था। इस स्मारक में बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी होने चाहिए। ये हर हाल में राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए, संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा पूरा करने का जरिया नहीं। स्मारक में टैबलेट हो जिन्हें स्क्रॉल करने पर आजादी की जंग से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में जाना जा सके। मसलन जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी का सत्याग्रह शुरू करना, दांडी मार्च यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी 20वीं सदी की महान शख्सियतों में से एक हैं। दुनिया भर में सम्मान किया जाता है उनका। दूसरी ओर बोस विश्व इतिहास का एक छोटा सा फुटनोट है। युद्ध को बल नहीं बल्कि सत्याग्रह से जीतने का गांधीवादी आदर्श एक प्रसिद्ध दर्शन बन गया है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को प्रेरित किया। इन नेताओं पर गांधी का असर था कि इन्हें कभी कभी अमेरिकी गांधी और दक्षिण अफ्रीकी गांधी कहा जाता था। दोनों ही महात्मा गांधी के आदर्शों और तरीकों को अपनाकर अपने लोगों को आजाद कराने में सफल रहे। इसके विपरीत हिटलर और जापानी शाही सेना के साथ जुड़ाव के कारण बोस की वैश्विक छवि बहुत खराब हुई है। दोनों ही कई अनकहे अत्याचारों के दोषी थे। नेताजी ने कहावत अपनाई कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका सहयोगी है। उनका मानना था कि वो हिटलर और हिरोहितो के साथ मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं, जिन्हें उन्होंने फांसीवादियों से भी बदतर देखा। बोस ने हिटलर द्वारा यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्या की निंदा नहीं की। उनके समर्थक कह सकते हैं कि 1930 के दशक में बोस ने हिटलर की निंदा की थी, लेकिन इससे कलंक दूर हो जाएगा क्या? इसी तरह इतिहास की सबसे घृणित घटनाओं में से एक है नानकिंग के बलात्कार। बोस ने ना तो इसकी और ना ही दूसरे जापानी अत्याचारों की निंदा की। वो उदार लोकतंत्र का तिरस्कार करने आए और साम्यवाद और फांसीवाद के तत्वों पर एक नए राज्य के निर्माण की मांग की। बोस को गंभीरता से यकीन था कि अगर वो जापानियों के साथ मिलकर लड़े तो भारत को जीत लेंगे। इसके बाद वो उसे शासन के लिए सौंप देंगे। ये कल्पना थी। जापानियों ने वास्तव में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आक्रमण किया और बोस को भारतीय झंडा उठाने की अनुमति दी, लेकिन फिर उन्होंने पूरी क्रूरता के साथ द्वीपों पर शासन किया, जिसने स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया। अपर्णा वैदिक जैसे इतिहासकारों ने इस बारे में लिखा है। चलिए हम इस बात के लिए हमेशा आभारी रहे कि बोस असफल हुए और जापानी हार गए। हालांकि इसके बाद भी मौत में उनकी खोज एक नायक के रूप में हुई। मौत के बाद भी उन्होंने 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू लंबे समय से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। बावजूद इसके उन्होंने INA के ट्रायल्स के दौरान बोस की देशभक्ति की प्रशंसा की। बंगाल में किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बोस ने हिटलर की निंदा नहीं की। सभी ने उन्हें हीरो माना। कई दलों ने उन्हें हथियाने की कोशिश की। समाजवादी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अब बीजेपी। विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। एक महान नेता की विफलताओं को छिपा देना विश्व स्तर पर आम है। विंस्टन चर्चिल के मामले में अंग्रेज भी ऐसा ही करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल के नेतृत्व के लिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन नस्ल भेद और मानवाधिकार के उल्लंघन की अनदेखी कर दी जाती है। इसी तरह भारत में फांसीवाद के साथ बोस के प्रेम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक बात यह है कि बोस एक मौलिक धर्मनिरपेक्षतावादी थे। हिंदू महासभा के लिए पूरी तरह तिरस्कारपूर्ण।
उन्होंने अपनी 4 ब्रिगेड का नाम गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और खुद के नाम पर रखा। इंडियन नेशनल आर्मी का अनुवाद उन्होंने किया आजाद हिंद फौज। इसमें उर्दू के 3 शब्द हैं, संस्कृत या हिंदी के नहीं। उनके शीर्ष सैन्य नेताओं में सहगल, ढिल्लो और शहनवाज खान थे। एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम। एक अखंड धर्मनिरपेक्ष भारत की ये दृष्टि सावरकर के हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ थी। हम एक नए स्वतंत्रता स्मारक में बोस की इस विरासत का सम्मान करना चाहिए। ये लेखक के निजी विचार हैं।